एंड से करो, ठीक है। तो बायोलॉजी क्लास 11th, द instructions about the exam is like that कि in revision you have to focus mainly on understanding level topics, whatever topic you are learning, either you are learning plant growth hormones or you are learning respiration, photosynthesis, direct you have to learn what cycles, mainly आपको साइकिल्स लर्न करनी है क्योंकि मेन उन चैप्टर्स में साइकिल्स ही हैं। अगर मतलब लाइट रिएक्शन है तो लाइट रिएक्शन में साइक्लिक नॉन साइक्लिक, डार्क रिएक्शन है तो C3C4 साइकिल्स, रेस्पिरेशन में आ जाओ तो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल्स। तो ये आपके मेन क्वेश्चन है, इन्हीं को आपको मेन फोकस में रख के इनको बार बार बनाओ, कॉपी में रिवाइज करो और इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। प्लस रिवीजन जब करवाया, प्रैक्टिकल जब करवाया, तो प्रैक्टिकल के लिए भी आपको ऑप्शंस दिए हैं, हर सेक्शन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको एकदम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंटली जाना है पेपर में। आपका पहला पेपर है बायो का, तो इसीलिए उसमें आपको होपफुल होके जाना है कि और मोटिवेट होके जाना है थोड़ा सा कि आप अच्छा करोगे, बिकॉज उसमें आपके पास स्कोप है। 2 मार्क के क्वेश्चन है 6, 3 मार्क के क्वेश्चन है 6, पर सब में क्या है मैंने चॉइसेस दी हैं, मतलब 8 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस दिए हैं हर सेक्शन में, जिसमें से आप चूज कर सकते हो एनी 6 एनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट अपनी चॉइस के। जो टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन चुनोगे, उन्हें आप क्या करोगे दोगे, एग्जाम में लिखोगे अच्छे से, और वर्ड लिमिट के हिसाब से ही पूछा है कि लेंथी पेपर ना हो आपका, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल रोट मेमोरी पे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल का पेपर है। अगर आपने क्लास में ध्यान दिया या फिर आपने सेल्फ स्टडी के वक्त भी अगर थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया, आपने बाद मान लो क्लास में ऑनलाइन के वक्त आपको इतना नहीं आया, बट आपने सेल्फ स्टडी करी उस टॉपिक की, तब आपको समझ में आया, तो उस बेसिस पे आपने लिखा है तो भी यू कैन जस्टिफाई द आंसर, ठीक है। आंसर आप जस्टिफाई कर सकते हो। आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, लाइफ प्रोसेस में हमने सारे सिस्टम्स पढ़े थे, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, ह्यूमन के सारे सिस्टम्स पढ़ चुके हैं हम। नेफ्रॉन का कॉन्सेप्ट वहीं से आ जाता है, ठीक है। बस उसको थोड़ा सा 11th लेवल से मॉडिफाई कैसे करना है, कितना हमें थोड़ा सा और उसको अच्छे से समझना है, वो चीज 11th में जुड़ी है, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियो का जो बेस है आपका, उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड किया है 11th में। तो 11th में आप उसका कॉन्सेप्ट समझोगे, उन चीजों का, कोई भी सिस्टम आप पढ़ रहे हो उनका कॉन्सेप्ट समझोगे, उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करने आपको आना चाहिए कि अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम लिख रहा हूँ तो मैं अपने वर्ड्स में उसे कैसे लिखूंगा, अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम लिख रहा हूँ तो अपने वर्ड्स में उसे कैसे लिखूंगा या लिखूंगी, या फिर मैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बता रही हूँ तो उसके स्टेप्स में मेन उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको टर्म्स पूछी हुई है, डायरेक्ट टर्म्स पूछी हुई है, डायरेक्ट ये सब ऐसे नहीं, मैकेनिज्म आप अपने वर्ड में फ्रेम करके लिख सकते हो, चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, ठीक है। यू हैव टू नो द मीनिंग, यू हैव टू नो द डायग्राम। डायग्राम्स अगर जब पूछ लिए तो स्पेसिफिक है, आपको बोल दिया कि डायग्राम लेवल बनाना है, इवन आपके प्रैक्टिकल में तो डायग्राम बनाने हैं, तो प्रैक्टिकल कोई से भी आएंगे, यूरिन टेस्ट में से एल्ब्यूमिन या फिर शुगर, तो उसमें आप अपने मर्जी का जो भी टेस्ट लगा रहे हो वो डायग्राम अपने उससे भी बना सकते हो। डायग्राम जरूरी नहीं है कि ओ लैब्स में या बुक में जैसा डायग्राम है वैसे ही आप बनाओगे, तो डायग्राम आप बना सकते हो अपने आप, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी है तो उसका भी बना सकते हो। तो जो भी आपको टॉपिक्स मैंने दिए हैं उनको आप एक बार लिख लो, इसीलिए मैंने बोला था प्रैक्टिकल फाइल में उन टॉपिक्स को लिख लेना, ताकि आपका एक रिवीजन ही हो जाएगा, वो पेपर के टाइम आपको इजी रहेगा। तो 4 टॉपिक हैं हमें दिए हैं, तो उनमें 4 में से कोई 2 आएंगे, कोई 2 आएंगे और 2 में भी चॉइसेस होंगी, 2 में भी चॉइस, हाँ वो सारी करने हैं, चारों करने हैं, पर उनमें से आपके पास चॉइस होगी कि हम कोई से भी एनी 2 कैन चूज एंड कैन डू, तो आपके कोई 2 स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आएंगे चारों, ठीक है। और रही 5 मार्क की बात, केस स्टडी क्वेश्चन है एक, उसमें से 5 मार्क, और एक आपका नॉर्मल 5 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसको उस हिसाब से, केस स्टडी तो पैराग्राफ बेस्ड होती है तो आप लिख सकते हो, और आपके किसी भी चैप्टर रिलेटेड केस स्टडी है वो, ठीक है, पर एनसीईआरटी में से नहीं है उससे रिलेटेड। और अगर लेंदी जो 5 मार्क का क्वेश्चन है वो भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन ही है, उसको भी आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो आराम से। स्टेप जहाँ पे भी आपको लगे थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो रहा है
तो आप स्टेप में उसे एक्सप्लेन करो, 4 स्टेप बनाकर, डायग्राम बनाकर, जैसे आप जस्टिफिकेशन दे सकते हो आंसर का वैसे दो, ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि जैसे आपका लेंदी सिलेबस है उस हिसाब से पेपर आपका ऐसा दिया है जो आप इजीली उसको कर सको, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो उस हिसाब से अपना नोट्स हैं आपके, उनको अच्छे से पढ़ लो। और अभी आप बताओ हम क्या चीज रिवाइज करें, अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना चाहते हो। बताइए आपके कोई डाउट्स हो या कोई टॉपिक आपको बॉडी फ्लूइड का सर्कुलेशन कर सकते हैं हम रिवाइज, ठीक है, वही कर लेते हैं रिवाइज। तो बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में सबसे पहले आपका जो है वो है कि नॉर्मल पुराने जो ऑर्गेनिजम्स थे, जो हाइड्रा है, स्पॉन्जेस हैं और लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें, और फिर इंट्रोडक्शन पार्ट में तो हर चैप्टर में यही है कि इनवर्टिब्रेट्स और हम में क्या डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो डिफ्यूजन से होता है उनका सर्कुलेशन, और कह सकते हैं कि उनमें वाटर के थ्रू होता है, स्पॉन्जेस में कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। फिर थोड़े और बड़े होते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो हीमोलिम्फ, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में हीमोलिम्फ बहता है, ओपन सर्कुलेशन आता है, ठीक है। और हम लोग में जब वर्टिब्रेट्स हैं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है, क्या आ जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। और इसमें ये भी, इस पे भी सही है, वही टॉपिक्स वो है सीबीएसई का अच्छी है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि फिर आ जाता है, हम अगर क्लोज सर्कुलेटरी की बात कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स के बारे में आ जाता है, ब्लड प्लाज्मा के बारे में आता है, फ्लूइड मैट्रिक्स के बारे में आ जाता है। तो ब्लड हमारा क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। फ्लूइड मैट्रिक्स मेनली लिक्विड मैट्रिक्स है, इसके अंदर मतलब प्लाज्मा ही कहते हैं हम, फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि 90 to 92% क्या पानी का है, 5 से 8% उसमें प्रोटीन है, 3 तरह के फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन, कुछ अमाउंट मिनरल्स के हैं, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, कुछ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सेल्स है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इनमें से जो ये हैं बेसोफिल्स, इओसाइनोफिल्स और ये न्यूट्रोफिल्स, आपको क्या दिख रहा है इनकी साइटोप्लाज्म में, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, बहुत डॉट 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 स्मॉल स्मॉल दिख रहे हैं, तो इसीलिए इनको ग्रैन्यूलोसाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैन्यूलोसाइट्स। और बाकी जो बचे वो ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, यानी मोनोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये क्या है, ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, ये ए ग्रैन्यूलोसाइट्स। तो इस तरीके से हमारे क्या है, 2 तरह के हो गए आरबीसीज, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं है, अलग है, अलग कैटेगरी है, 3 कैटेगरी के सेल्स होते हैं, एक आरबीसी, एक प्लेटलेट्स, और ये सारे डब्ल्यूबीसीज हैं। डब्ल्यूबीसीज 2 में बटे हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स में, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप्स की बात अगर करें, ब्लड ग्रुप हमारे फ्लूइड सर्कुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मेन तरह के ब्लड ग्रुपिंग करी जाती है, एक एबीओ और एक आरएच। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसके बेसिस पे है, कौन से एंटीजन हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होते हैं, ए एंड बी। therefore considering presence and absence of antigen there are 4 blood group। इन्हीं एंटीजन के या तो होने पे या नहीं होने पे हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप बने, और इनमें कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं ये भी हमको देखने को मिलती हैं। ए वाले में ए ही एंटीजन होता है, एंटीबॉडीज होती हैं एंटी बी। डोनर ग्रुप क्या हो सकता है, ए से भी ले सकता है ये और ओ से भी, क्योंकि ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। बी वाले में सेम ऐसे ही, एंटीजन क्या होगा, बी ही होगा, एंटीबॉडी क्या होगी, एंटी ए। बी और ओ इसका डोनर हो सकता है। ए बी में ए और बी एंटीजन है एंड एंटीबॉडी एक भी नहीं है। डोनर्स किसी से भी, ये रिसिपिएंट है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, किसी से भी ब्लड ले सकता है ये वाला। एंड ओ जो होता है उसके अंदर एंटीजन्स तो कोई भी नहीं होते, पर एंटीबॉडीज दोनों होती है, पर ये लेता सिर्फ ओ से ही, दे सबको सकता है पर लेगा सिर्फ ओ से।
People with O blood groups are called universal donors because they can give blood to anyone. People with AB are universal receivers. ये can receive. RH grouping क्या है? RH grouping important part है body fluid की. Circulation की RH antigen present है 80% of human beings में. Those with antigens are RH positive. Those without them are RH negative. एक ऐसा एंटीजन देखा गया रोगम नाम का रीसस मंकी में जो देखा गया उसी से आया है ये, और उससे सिमिलर एंटीजन है होता है कुछ इंसानों में ये होता है बाय हेरिडिटी, तो उन्हें RH पॉजिटिव बोलते थे, जिनमें नहीं देखा जाता उन्हें नेगेटिव। और पर ये कब काम आता है? जब ये मेजर केस बनता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस होता है, फिब्रोसिस नहीं होता, फिटलिस होता है। तो ये हमारी बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि एक RH नेगेटिव मदर अगर RH पॉजिटिव फीटस रखती है पहली प्रेगनेंसी के दौरान, उसका जब डिलीवरी हो तो उसे एंटी RH एंटीबॉडी की क्या देनी पड़ती है? इंजेक्शन। अगर अदरवाइज नहीं दिया तो फिर क्या हो जाएगा? सेकेंड डिलीवरी में उसकी वो बॉडी होगी डिस्ट्रॉय होने लगेगा। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें, कोई भी हमें इंजरी होती है तो क्लॉटिंग होती है इनसाइड इंजरी की साइड पे, क्लॉट और कोएगुलम इज फॉर्म्ड नेटवर्क ऑफ थ्रेड फिब्रिन्स की वजह से बनता है ये। एंजाइम थ्रोम्बिन कन्वर्ट करती है इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस को फाइबर्स में। प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा फॉर्म थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। और इसके लिए कौन सी एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज required for above reaction. This complex result is a series of enzymatic reaction. लिम्फ क्या है? टिश्यू फ्लूइड है। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो कि इंटरस्टिशियल या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहा जाता है, एंड ये भी सर्कुलेट होता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ये लीक तो हो जाता है मतलब कैपिलरीज से टिश्यू के एरियाज में, और इसे लेके कौन जाता है वापस ब्लड में मिक्स करने के लिए? लिम्फ वेसल्स लेके जाती हैं। इज कलेक्टेड बाय लिम्फ वेसल्स। इसके अंदर लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं। सर्कुलेटरी पाथवे दो तरीके की, ओपन या क्लोज। ओपन पाथवे ब्लड हमेशा ओपन कैविटी साइनसिस में बहेगा, जैसे कि हमने देखा कॉकरोच था। क्लोज सर्कुलेटरी पाथ में ब्लड हमेशा नेटवर्क ऑफ वेसल्स में बहेगा, एंड दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, एंड हार्ट भी होगा इसके पास कि ये प्रेशर दे सके पर्टिकुलर, ताकि ये पूरी जगह पहुंच सके। फिश टाइप ऑफ हार्ट कैसा है, सर्कुलेशन कैसा है, टेबल में बता दिया। एम्फीबियन का 3 चेम्बर, फिश का 2 चेम्बर, 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियन का 3 चेम्बर, 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन फिशेज में। क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स में कितना है? 4 चेम्बर, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल्स एंड डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर करें तो हार्ट की पर्टिकुलर मीजोडर्मल ओरिजिन है एंड thoracic कैविटी में मिल रहा है, टिल्टेड है लेफ्ट तरफ, एंड रफली हमारी फिश के साइज का है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में। ट्राइकस्पिड है राइट साइड में। लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है ओर्टा के अंदर, जो राइट वेंट्रिकल से क्या ले रही है? ब्लड, और वापस कहाँ भेज रही है? अओर्टा से तो डायरेक्ट किधर जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा। नोडल टिश्यूज होंगे यहाँ पर जो हार्ट बीट जनरेट करते हैं, सेल राइट कॉर्नर पे, राइट एट्रियम में। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है। पुरकिंजे फाइबर्स एवीएन से निकल रहे हैं और ये पूरे वेंट्रिकल्स में बिछ रहे हैं। ये नर्व्स के फाइबर्स हैं जो कि मतलब जो सिग्नल आता है एवीएन से उसको वेंट्रिकल्स में कंडक्ट कर देते हैं बंडल ऑफ हिस की मदद से, एंड ये हार्ट बीट को मेंटेन और रेगुलेट करते हैं कंडक्टिंग इम्पल्सेस। ऐसे हैं इज कॉल्ड पेस मेकर। हार्ट की रिदमिक एक्टिविटी जनरेट 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। 3 लेयर ऑफ हार्ट है, इनर ट्यूनिका इंटीमा, मिडल ट्यूनिका मीडिया, आउटर ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये हार्ट का एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बनाने को मैंने नहीं दिया है क्योंकि आपको वैसे भी 10th में भी आपने पढ़ा था ये, ठीक है। कार्डियक साइकिल मूविंग फर्दर इन अ बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, वी फाइंड अबाउट द कार्डियक साइकिल एट द स्टार्ट ऑफ द साइकिल। ऑल द 4 चेंबर्स इन रिलैक्स स्टेट कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। कार्डियक साइकिल में सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है? जॉइंट डायस्टोल से। एज द bicuspid and tricuspid valve open, blood flows to the left and the right ventricle. Seminal valves are closed at this point. SA node generate action potential. Action potential passes to AVN. Bundle of is transferred to ventricle musculature. अब ventricular systole शुरू होगा।
जब वो एवीएन की और बंडल ऑफ इसकी वजह से वेंट्रिकल तक पहुंच गई, अब क्या शुरू होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वो भी कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। अलोंग द सेम टाइम एट्रिया अंडरगोस रिलैक्सेशन व्हिच क्लोज्ड बाय द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड, वो रिलैक्स हो जाते हैं ऊपर वाले चैम्बर, तो वो वाले वॉल्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो पहली हार्ट साउंड क्रिएट होती है, ठीक है, लब, ठीक है। और अब क्या होगा कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब वो अपना ब्लड पूरा भेज चुके होंगे, सेमिन्यूनर वॉल्व बाद में बंद होंगे, वो क्या हो जाएगी, डब। तो ऐसे है, दो साउंड्स आर प्रोड्यूस, टू साउंड्स आर प्रोड्यूस, ये बंद क्यों है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो। Two sound produce love because of closing of bicuspid and tricuspid, and dub because of closing of semilunar valve. ECG क्या होता है? ECG is a graphical representation of electrical activity of heart during cardiac cycle. किसी भी cardiac cycle के दौरान जो भी events हो रहे हैं, उसमें उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ही तो हो रहा है हार्ट की, तो उसको इलेक्ट्रोड्स की मदद से और थोड़ा सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है ईसीजी, जो उस एक्टिविटी को क्या कर सके, मॉनिटर के ऊपर ग्राफ बना सके उसका, उस एक्टिविटी का। तो हार्ट कैसे एक्साइट हुआ है, हार्ट की एक्टिविटी कैसी चल रही है सर्कैडियन साइकिल या फिर कार्डियक साइकिल के दौरान, उसको नोट करता है। इट इज इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईसीजी टू स्टडी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ईसीजी मशीन क्या करती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जैसा बनाती है। पी वेव इसमें क्या करती है, एट्रिया की एक्साइटेशन बता रही है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कॉजिंग एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला जो कर्व बना है वो क्या है, वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है। क्यूआरएस क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांगली होता है, तो जब वेंट्रिकल करेंगे तो लंबी सी वेव बनेगी क्यूआरएस, और टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल। डबल सर्कुलेशन इसके बाद आता है हमारा। डबल सर्कुलेशन में मूविंग अहेड इन बॉडी फ्लूइड, द सर्कुलेशन इज ऑफ टू, वी कैन से टू पार्ट, ये तो 10th में भी था। डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट में, सिस्टमिक और पल्मोनरी। उसका डायग्राम भी दे रखा है। सिस्टमिक क्या है कि फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी and deoxygenated blood from other part of the body to the atrium. Pulmonary circulation is the flow of deoxygenated blood from right ventricles to the lungs and oxygenated blood from lungs to the left atrium. तो इसको आप में से कोई समझाना चाहता है, ऋषिका, वैशाली? I want any one of you to explain this. Systemic और pulmonary circulation. ओके मैम, मैं करूँ एक्सप्लेन? मैम Any one of you can describe it? Systemic and pulmonary circulation. डायग्राम से तो आपको पता ही चल रहा है वैसे भी, सिस्टमिक से क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से अगर सारे पार्ट्स में जा रहा है बॉडी की,
ठीक है, और डीऑक्सीनेटेड कहाँ आ रहा है, अगर राइट साइड आ रहा है तो सिस्टम की सर्कुलेशन है ना ये, यानी कि लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी में गया, फिर बॉडी से कहाँ आ गया वापस से राइट साइड में। तो ये सिस्टम की है, नीचे वाली जो सर्कुलेशन है जो सिस्टम की होती है कि लेफ्ट साइड से एओर्टा से पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी से वापस राइट साइड में आता है, यानी कि बॉडी पार्ट्स, फुल बॉडी पार्ट्स, इसका सिस्टमिक है। और ऊपर वाला पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एट्रियम में लाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में पल्मोनरी वेन्स कहाँ जा रही हैं, देखो एरो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हाँ हैं। तो ये लेफ्ट एट्रियम में लाएंगे पल्मोनरी वेन्स, जहाँ से एरो है, एरो ही तो बता रहे हैं कि कहाँ जा रहा है। जैसे और पल्मोनरी आर्टरी जो लेके गई ये फुल, हालांकि ले जाने वाला सर्कुलेशन लंग्स में गया और लंग्स में जाकर क्या हुआ, ऑक्सीजनेट हुआ, वापस आया, तो ये वाला पूरा सर्कुलेशन ही क्या होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी आर्टरी भी यूज हुई उसमें, पल्मोनरी वेन भी यूज हुई, तो वैसे भी कौन सा सर्कुलेशन होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन है। डोर्सल एओर्टा लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है, ठीक है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ये दोनों सर्कुलेशन। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, अब हमारा हार्ट जो है उसकी रेगुलेशन कैसे होगी उसकी एक्टिविटी, तो हम ये देखते हैं, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करके रखता है, न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लंगेटा, एएनएस का एक न्यूरल सेंटर मेडुला में ही है। सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स एंड एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स हेल्प्स इंक्रीज द हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। या तो हम सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स हमें कुछ मिले ऐसे, सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स कहाँ से मिलते हैं, जब हम स्ट्रेस में हो, हमने कुछ देखा, कुछ हमें शॉक जैसा लगा, हम बहुत सरप्राइज हुए, तो सिंपैथेटिक कोई भी क्रीचर सामने सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स मिले हमें आईज के थ्रू, सेंसेस के थ्रू, तो उसके थ्रू। और एड्रेनल मेडुला, यू क्यों दो, ये तो बढ़िया सी लग रही थी। एड्रेनल मेडुला क्या है, ये दे दो। एड्रेनल मेडुला आपने जो ग्लैंड पढ़ा, एड्रेनल ग्लैंड, इसके मेडुला में से भी ऐसे हार्मोन निकलते हैं एड्रेनलिन, स्ट्रेस वाले, जो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, बढ़िया लग रही है साड़ी, तुम्हें बना दो इसको। हार्ट एक्टिविटी को क्या करते हैं, वो हार्ट एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लिखा है ना यहाँ पे कि दे विल इंक्रीज द हार्ट एक्टिविटी, हार्ट पंपिंग बढ़ा देते हैं एकदम से एड्रेनल मेडुला। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल उसको कम कर देते हैं, पैरासिम्पैथेटिक का क्या है, अपोजिट। डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, हाई बीपी डिसऑर्डर हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। हार्ट हाई बीपी तो सबको ही पता है, 140 से अगर 90 मिलीमीटर ऑफ एचजी में रह रहा है, रेगुलर इतना ही रहता है, बीपी कम नहीं होता, वैसे नॉर्मल क्या 120 और 80, तो ये क्या है, बीपी की प्रॉब्लम है, ब्रेन और किडनी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है इसको। एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, फैट जमने की वजह से वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से भी डैमेज हो सकती है, टूट सकती है, कहीं भी क्लॉटिंग हो सकती है बीच में उनके, हार्ट अटैक का भी रीजन बन सकता है। एंजाइना बहुत दर्द होना, चेस्ट पेन होना, किसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही पूरी मसल्स को, हार्ट को, जब हार्ट को ही नहीं पहुंच पाएगी तो अपनी रिदम कैसे मेंटेन करेगा, वो चलता ही तो है, चलने के लिए चाहिए एनर्जी, एनर्जी के लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो इसलिए एंजाइना की वजह से दर्द होता है जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती। हार्ट फेलियर, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर occurs when the heart fails to pump enough blood to meet body's requirement, whereas heart attack sudden damage of heart muscle due to lack of blood supply, cardiac arrest, heart stop beating। हार्ट फेलियर जब है, जब मतलब हार्ट अपना कह सकते हैं एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, वो कर तो रहा है काम, रुका नहीं है अभी, बट क्या एफिशिएंटली जितना उसे आउटपुट देना चाहिए, कार्डियक आउटपुट उतना नहीं दे पा रहा, वो फेल हो रहा है अपने काम में, तो वो हार्ट फेलियर है। और हार्ट अटैक क्या है, जब उसका एक हिस्सा कोई धड़कना या कंट्रैक्ट होना बंद हो गया है तब, ठीक है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस क्या है, देयर इज अ क्लॉट फॉर्मेशन, कोरोनरी आर्टरी में ही कोई क्लॉट हो गया, कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी है, जो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उनमें ही अगर क्लॉट हो जाएगा तो क्या होगा, वो फिर मसल वही जो मरेगा, मसल मर जाएगा, तो उससे क्या होगा, हार्ट भी कमजोर हो जाएगा। अब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन, ये इसका पीपीटी सा है, जो आप देख सकते हैं थोड़ा आगे स्लाइड को कर करके, जिससे कि the system concerned with the circulation of the body, nutrients, blood circulation से ही हमें nutrients वगैरह सब मिलते हैं,
सर्कुलेशन नहीं होगी, होम्योस्टैसिस ही नहीं होगी तो कैसे, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है हर ऑर्गन में, डाइजेस्टिव सिस्टम, इवन लीवर, पैंक्रियाज, सब जगह ब्लड वेसल्स हैं। न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। केमिकल सब्सटेंसेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, सब चीज़ों को टेम्परेचर रेगुलेट करना। कोरोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन ये हमने पढ़ ली। सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड का कॉम्पोजिशन है, प्लाज्मा, फ्लूइड, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज। प्लाज्मा का कलर स्ट्रॉ कलर होता है, फिर इसमें इतने सारे प्रोटीन्स होते हैं, ये हमने भी पढ़ा है, आपके पास भी होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% हैं, ठीक है। आरबीसी कहलाते हैं क्योंकि इनमें कौन सा पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन है। डब्ल्यूबीसी तरह तरह के ग्रैनुलोसाइट है, ग्रैनुलोसाइट इनका क्या रोल है। ये हमारा ये टॉपिक हो गया। मैम कह रही है बस अब मैं कहने अंदर ये है कि पढ़ो पर समझ के पढ़ो, उतना मत। हाँ बस समझ के पढ़ना है, मैं यही बोल, मतलब मैम कहने अंदर ये कि इतना पेपर मतलब ऐसा नहीं करना बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज नहीं और ना करना, ही इतना ना ही वो इतना हर चीज में इतना टाइम लगाना है कि दूसरी छूट जाए। सब चीज कवर करो, आधा आधा कवर करो, मतलब अच्छे से, मतलब इतना भी नहीं कि इतना हाई लेवल का पेपर नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीजें कवर करते हुए चलो। हाँ इतना नहीं है कि अब और एक्स्ट्रा पढ़ लो, बस एनसीईआरटी को बेस लेके चलो, इसलिए कर लो। ठीक है, मुझे पता मैं अपना तो यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे। आपको अगर कोई डाउट हो या कोई और टॉपिक रिवाइज करना है, ऋषिका, वैशाली बता दो। यस, कुछ और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, तुमको कुछ पूछना हो। यस, हम लास्ट चैप्टर रिवाइज करा देना, लास्ट चैप्टर में से कोऑर्डिनेशन वाला रिवाइज करा देना एक बार। एंडोक्राइन सिस्टम। यस मैम। अच्छा बताओ क्या चीज उसमें से, उसमें आपको उसमें भी चॉइसेस आएंगी, ठीक है। कोई से भी आपको ग्लैंड्स, कोई से भी आपको हॉर्मोन्स एक्सप्लेन करने को आ सकते हैं, वही पर्टिकुलर ग्लैंड बताना होगा पहले, और फिर उसके बनाए हुए हार्मोन और उनका एक्शन, ठीक है। इस तरह से उसको करना है आपको। तो वो भले ही हमने किया है लास्ट में जल्दी से में, बट एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड लग रहा है, हार्ड लगने वाली उसमें कोई बात नहीं है एंडोक्राइन सिस्टम में, क्योंकि ये भी आप पढ़ते आ रहे हो, 8 से पढ़ रहे हो आप एंडोक्राइन सिस्टम कि ग्लैंड का सिस्टम है, हॉर्मोन्स क्यों जरूरी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, हॉर्मोन्स कंट्रोल रेगुलेट मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर ऑफन प्रोड्यूस्ड इन एक्सेप्शनली लो अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में बनते हैं और प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। ब्लड शुगर कंट्रोल का, जैसे कि इंसुलिन करता है, डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोडायल करता है। बॉडी ग्रोथ एंड एनर्जी प्रोडक्शन ग्रोथ हार्मोन थायराइड करता है। मच लाइक लॉक एंड की मैकेनिज्म, हार्मोन एक्ट करते हैं, स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शंस के लिए। हार्मोन्स के कुछ एग्जांपल हैं, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट करा रहा है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्सुअल डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। थायराइड क्या करवा रहा है, 2 हार्मोन्स बना रहा है, थायरोक्सिन और ट्राइडोथायरोनिन इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये हार्मोन क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म सब में काम करते हैं। और इम्यून सिस्टम में द एंडोक्राइन सिस्टम ऑल बॉडी डिफरेंट हार्मोन का बना हुआ सिस्टम है, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टार्टिंग जब से पैदा हुआ है बच्चा तब से एडल्टहुड तक और ओल्ड एज तक भी मेंटेन करके रखता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी इवन क्या करता है, हेल्प करता है। ये सेकंड रोल ही तो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, केमिकल कोऑर्डिनेशन। मेन कंट्रोल तो किससे हो रहा है, ब्रेन से। सेकंड कंट्रोल किससे हो रहा है, केमिकल। और वो वाली बात जो मैंने आपको बोला था, नर्वस कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस क्या है, वो आपको याद रखना है। ओके, नर्वस में न्यूरॉन्स होते हैं और ये केमिकल्स होते हैं, और ये बहुत छोटे से अमाउंट में होते हैं। जो हमारी नर्व्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। हाँ। और इनका जो नर्व्स का होता है वो जल्दी होता है, और ये हार्मोन्स का होता है इनका लेट होता है और बहुत टाइम तक रहता है। उनका शॉर्ट टर्म होता है रिफ्लेक्स, इनका लॉन्ग टर्म रिफ्लेक्स होते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए, लोकेशन इनकी पता होनी चाहिए, कौन सा हार्मोन किस कौन सा ग्लैंड किधर है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है।
पोर्टल पढ़ना है आपको। ओके मैं सब चेक करता हूं। मैं तो चेक करूंगा सब। और कोई डाउट? मैंने बुक में नोटबुक में ज्यादा लिख दिया। वैशाली आप बताओ। मैम ब्रीथिंग एक्सचेंज वाला एक बार रिवाइज करा दीजिए चैप्टर। ब्रीदिंग एक्सचेंज, ब्रीदिंग एक्सचेंज में आपको सबसे पहले पैसेज पता होना चाहिए। पैसेज बताइए मुझे, जो आपका रेस्पिरेटरी पैसेज है वो क्या है? टेल मी। नॉस्ट्रिल्स और नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्विलाई, लंग्स। ब्रोंक्यूल्स हैं तो टर्शरी, ठीक है, टर्शरी। और क्या चीज? ब्रीदिंग एंड सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद क्या आ जाता है? स्टेप्स क्या हैं बताओ? स्टेप्स क्या हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के? मैं तो ब्रीदिंग ही होगी मतलब वी टेक एयर, फिर हम एयर से क्या होगा कि हम जो हमारी वो लंग्स लेंगे, फिर एल्विलाई उसे ब्लड को देगी, ऑक्सीजन को, फिर ऑक्सीजन सारे हमारे मैंने पहले वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन हो गई, और उसके बाद क्या है? वेंटिलेशन मतलब हमारे एल्विलाई तक पहुंच गई गैस। अब एल्विलाई के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। उसमें क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेप्स के फॉर्म में दिया हुआ है। स्टेप्स क्या क्या है देखो। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स दिए हैं? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन सबसे पहला यही होगा, बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इनटू CO2, रिच एल्वेलर एयर इज रिलीज्ड आउट। CO2 रिलीज आउट एंड एल्वेलाई में ऑक्सीजन आ जाएगी। देन डिफ्यूजन, ऑक्सीजन और CO2 अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन डिफ्यूज हो जाएंगी। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ब्लड में पहुंच गई तो ट्रांसपोर्ट होगा। देन फोर्थ में डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब ब्लड में पहुंच गया तो वो टिश्यूज तक गया है ऑक्सीजन, तो वहां पर एक्सचेंज हो जाएगा। और फिफ्थ क्या है? अब ये ऑक्सीजन सेल्स में यूज होगी। जो हम पढ़ रहे हैं ना प्लांट में, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, जब वो यूज होती है ऑक्सीजन, वहां पे ब्रेक होता है जब फूड, तो वो ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के लेवल पे है। फिफ्थ मैकेनिज्म ब्रीदिंग का सबको पता है, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, इंटरकॉन्शनल मसल्स और डायफ्राम की वजह से, रिब्स के अंदर और बाहर की वजह से कैसे कैविटी का साइज कम होता है और बढ़ता है, इसके स्टेप्स हैं पूरे। अगर एक पढ़ लेते हो आप, इनहेलेशन का पढ़ लेते हो, उसी का रिवर्स करते हो तो एक्सहेलेशन का हो जाएगा। तो आप इसको पढ़ लो, एक को पढ़ लो आप इसमें से, यहाँ से पढ़ लो एक को, ठीक है। एक्सपिरेशन का पढ़ लो, सिमिलरली एक्सपिरेशन टेक प्लेस, पढ़ो दक्ष, तुम पढ़ो। Expiration take place when the interpulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal between the ribs, help in generation of such gradient. Respiration is indicated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber. chamber. मतलब ये जो प्रेशर का डिफरेंस है जिससे कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है, एक्चुअली में किसका रिजल्ट है? इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन का। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो स्पेस चेस्ट कैविटी का क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, जिससे इनहेल होगा। तो प्रेशर नॉर्मली होता है कि जो आउटर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है और हाँ, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, और जो रिब्स और स्टर्नम होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, तो उससे फिर जो हमारे अंदर लोअर कंसंट्रेशन ये प्रेशर है, तो वो बाहर भी हो जाएगा, लोअर प्रेशर सिंपल हो जाएगा। अब ये मेन है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, टाइडल वॉल्यूम्स, ठीक है। मैंने उस दिन आपको ये एक दीक्षा पोर्टल का बोला था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आपको समझना है, तो आपको एक वो दिखाया था वीडियो, उसमें देखा था आपने? दीक्षा पोर्टल का एक लिंक मैंने शेयर किया था बायोलॉजी का, उसमें एक एक्सपेरिमेंट था, एक एक्टिविटी थी जिससे आप अपनी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को अच्छे से समझ पाते। आई डोंट नो वेदर यू हैव सर्च्ड दैट और नॉट। लेट अस सी, उसको देखते हैं यहाँ पर। सर्च किया करो, ये अच्छा है दीक्षा पोर्टल जो है, इसमें काफी
पढ़ाई का रिलेटेड एक्टिविटी रिलेटेड सीबीएसई ने इसको बनाया है, तो कुछ सोच के ही बनाया है इसको, ठीक है। क्लास 11th का नहीं था इसमें। हमारी वाली बायोलॉजी कहाँ है उसमें? ये वाली है क्या फर्स्ट? हाँ ये तो वीडियो था। द लिविंग वर्ल्ड का है तो। Breathing and exchange of gases. ये तो हमने जो रिवाइज किया वही, पर वही ये मॉडल से बता रखा है। ट्रैकिया की रिंग्स, थायराइड ग्लैंड, ये मॉडल में से समझा रही हूँ। हार्ट अगर रिमूव करेंगे वो हार्ट सही से दिख पाएगा, कैसे अंदर की तरफ रहता है ये सब एल्विलाइज के बैग्स करके दिखा रखे, स्पॉन्ज की तरह होते हैं ना लंग्स, गैस एक्सचेंज हो सकता है। Lung function is possible because of airtight thoracic cavity, हम बोल रहे थे which is having lungs on a particular size. If this thoracic cavity increases in size, then lung size will automatically increase and air will come in, which you call inspiration. And when thoracic cavity decreases in size, the presence of diaphragm, which allows increase and decrease in the size of thoracic cavity and also some muscles. So this is the respiratory system which you have seen. Rate of respiration हम कर चुके हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यही होगा शायद, ये भी बता रहे थे। Pleural cavity just above the stance. Now the airway. वो लिंक देखना, क्लास में शेयर्ड है, उसका रेस्पिरेटरी समझना आपको बहुत आसान रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 से बाउंड होता था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सैचुरेशन कर्व नहीं बनता। So by now you must have understood that all the factors in our body are favorable for diffusion of oxygen from alveoli to tissues, and that of carbon dioxide from tissues to alveoli. After exchange of gas, कितना किससे जाता है? 97% ऑक्सीजन किससे ट्रांसपोर्ट होता है? आरबीसी इन द ब्लड। व्हाट अबाउट 3% कैरीड एज अ प्लाज्मा, 70% ऑफ CO2 इज कैरीड बाय बाइकार्बोनेट, 25% RBC, remaining 5 to 7% through the plasma. Hemoglobin, which is carried from oxygen molecule Hb, is red color due to this pigment. CO2 is an important factor for binding of oxygen. ये जो कर्व बताया था कि हाई उस पे pH पे क्या 3 कंडीशंस बताई थी एल्वेलाइज में, जहां पर हाई PO2 है, लो PO2 है और लेस H पॉजिटिव है और कम टेम्परेचर है, एल्वेलाइज की बात होती है, सारे फेवरेबल होंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और अपोजिट कंडीशन में यानी लेस PO2 हाई CO2 यानी टिश्यू लेवल पे क्या होंगी, रिमूव होने के फेवरेबल में, ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ये ऐसा कर्व बनता है PO2 और इसका डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन डिसोसिएशन। सारा आ रहा है। बोर्स इफेक्ट, तो राइट शिफ्ट, बोर्स इफेक्ट नहीं है आपका,
ये थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है। Haldane effect results from the effect and combination of ये भी नहीं है, हेल्डेन इफेक्ट भी नहीं है, जो एनसीईआरटी में है वही लोगे आप। थोड़ा डीपली बने। specialized center, but मेडुला और पॉन्स से कनेक्ट होता है वो तो आपको पता ही है, फिर डिजीजेज आ जाएंगे, ठीक है। आपको ये पता है कि मेडुला में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर और पॉन्स में भी एक सेंटर है रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करने वाला, तो यही चीज है, ठीक है। सो विद दिस हम यहाँ चैप्टर फिनिश करते हैं।